नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यूनाइटेड स्टेट्स जून के महीने में समिट ऑफ द अमेरिकाज नाम की एक मीटिंग आयोजित करने जा रहा है। समिट ऑफ द अमेरिकाज नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर जितने भी देश हैं उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग होती है। लेकिन जो बाइडेन के सामने समस्या यह आ गई है कि ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी देश इस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। यहां पर चाइना का क्या रोल है और ये कॉन्फ्रेंस ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका के देशों के साथ यूएस के किस प्रकार के संबंध रहे हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर रविवार शाम 6 बजे मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें पार्लियामेंट के हाई क्वालिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा फॉर यूपीएससी 2022। सो डू एनरोल फॉर दैट क्लास। उसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इन 11 शहरों में अगर आप रहते हैं तो ऑफलाइन आकर इस टेस्ट को दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है। एनरोलमेंट के लिए अगर कोई कोड मांगा जाता है तो आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं समिट ऑफ द अमेरिकास के बारे में। ओएएस नाम का एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स। तो इस ओएएस में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के सभी देश शामिल हैं। केवल 2 अपवाद हैं। एक तो है क्यूबा, जो यहां रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। क्यूबा को कई दशक पहले यूएस इस संगठन से बाहर कर चुका है फ्रॉम 1959 और 4-5 साल पहले वेनेजुएला ने इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि अभी पूरी तरह से बाहर आया नहीं है, लेकिन प्रक्रिया स्टार्ट करी जा चुकी है। तो वेनेजुएला और क्यूबा को छोड़कर सारे ही देश इसके सदस्य हैं। हालांकि क्यूबा को भी 2015 के बाद जो समिट हुई थी उसमें शामिल कर लिया गया था क्योंकि यूएस और क्यूबा के रिश्ते सामान्य हो चुके थे उस समय। तो ओएस संगठन एक तरह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एकजुट करने के लिए बनाया गया संगठन है और सारे देश इसमें मिलकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमी एटसेट्रा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर देश है यूएसए। तो यूएसए कोशिश करता है कि वो एक रीजनल सुपर पावर की तरह यहां पर काम करे और अपने पड़ोसियों को खुश रखने की कोशिश करे। ओएस की जो समिट्स हैं वो हर 3 साल में एक बार होती हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 की समिट नहीं हो पाई है, तो इसीलिए 2022 में आयोजित करी जा रही है। लॉस एंजलिस में होने वाली है जून के पहले हफ्ते में, सेकेंड वीक में, 6 to 10 जून इसका टाइम पीरियड है। तो 1994 में आखिरी बार यूएस में ये समिट हुई थी, तो यूएस के लिए बहुत बड़ी बात है। 28 साल बाद फिर से ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में आयोजित करी जा रही है और इसीलिए यूएस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल हों। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैक्सिको के राष्ट्रपति ने, आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने ये अनाउंस कर दिया 2 दिन पहले कि अगर आप क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला को नहीं बुलाएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। और ये अनाउंसमेंट कई देशों के राष्ट्रपति दक्षिण अमेरिका में भी कर चुके हैं। इन तीनों देशों को इनवाइट ना करने के पीछे कारण है कि यूएसए का इन तीनों देशों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा है। इन तीनों ही देशों में सबसे ज्यादा खराब संबंध यूएस के क्यूबा के साथ थे। तो लगभग 60 सालों तक इनके संबंध बहुत ही खराब रहे, लेकिन फाइनली 2015 के बाद रिलेशंस में सुधार आना स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एंड पीरियड ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और धीरे धीरे क्यूबा के साथ इन्होंने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया है। हालांकि अभी भी 100% सही नहीं है, बट स्टिल इट इज मच बेटर देन व्हाट वाज देयर इन पास्ट 60 ईयर्स। यूएस क्यूबा रिलेशंस पर मैंने डिटेल में इस वीडियो में भी डिस्कशन किया था। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आज हम फोकस करते हैं वेनेजुएला पर। वेनेजुएला के साथ यूएस के रिलेशंस क्यों खराब हैं? तो देखिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे तेल के भंडार हैं। इट्स अ वेरी ऑयल रिच कंट्री और अक्सर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ही ऑयल रिच मानते हैं, लेकिन वेनेजुएला भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों को रखने वाला देश है। अब यूएस की कई कंपनीज वेनेजुएला में ऑयल ड्रिलिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती थी, लेकिन इससे वेनेजुएला की सरकार को इतना फायदा नहीं हो पा रहा था। सारा रिसोर्सेस, सारा ऑयल अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है। लोकल वहां के लोग गरीब हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। 1998 में जो इलेक्शंस हुए उसमें ह्यूगो शावेज नाम के एक नेता चुनाव जीत जाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए वेनेजुएला की जनता से कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये सारा ऑयल का पैसा हमारे देश में रहेगा, और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने यही किया। तो इन्होंने जितनी भी पुरानी कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, वेनेजुएला की सरकार को बेहतर डील दिलवाई और इससे अचानक से सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया और ये सारा रेवेन्यू गरीबों में सोशल स्कीम्स के माध्यम से बांटा गया। वेनेजुएलेंस को लगा कि अरे इतने साल से हम ठगे जा रहे थे, काश पहले ही ह्यूगो शावेज को अपॉइंट कर लिया होता या उनके जैसा कोई नेता आ गया होता। एनीवेज, तो ह्यूगो शावेज ने अगले 10 साल अपनी सोशलिस्ट पॉलिसीज
पूरी तरह से चलाई, लोगों को बहुत सारी सोशल फैसिलिटीज़ दी गई, सोशल बेनिफिट्स दिए गए, और ये सब कुछ यूएसए को रास नहीं आ रहा था। यूएस ने तख्ता पलट करने की भी कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो ह्यूगो चावेज कई बार इस बात को बताते थे कि मुझे यूएस हटाना चाहता है लेकिन मैं यहाँ पर टिका रहूँगा। तो ह्यूगो चावेज अपने देश में पॉपुलर थे, ही वॉज वेरी सिक्योर, जनता उनके साथ थी, पैसा अच्छा आ रहा था। तो अब उनके सपने थोड़े बड़े हो जाते हैं। 2007 में जब इराक वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए थे, उससे और बेनिफिट हो रहा था वेनेजुएला को, तो इन्होंने कई दक्षिण अमेरिकी देशों को अपने साथ किया और कहा कि चलो अपना एक नया बैंक बनाते हैं जो आईएमएफ को टक्कर देगा। तो बैंक ऑफ द साउथ इन्होंने बनाया, और बैंक ऑफ द साउथ का लक्ष्य यही था कि दक्षिण अमेरिकी देशों को ये फाइनेंस करे। एंड साउथ का मतलब लिटरली इसमें साउथ अमेरिका भी है और साउथ, ग्लोबल साउथ से भी संबंध है इसका, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी यहां से बेनिफिट पहुंचता। इस बैंक को आप वैसे ही देख सकते हैं जैसे चाइना और इंडिया ने भी मिलकर AIIB की स्थापना करी है। सो इट इज लाइक अ रीजनल बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट पर्पसेस। इनका लक्ष्य ये था कि वर्ल्ड बैंक और IMF से दक्षिण अमेरिका को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए, क्योंकि IMF की पॉलिसीज के कारण लैटिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1980 के दशक में। इस बैंक ने काम करना शुरू किया। उसके बाद ह्यूगो चावेज को एक और आइडिया आता है कि क्यों ना डॉलर पर डिपेंडेंसी अपनी हटा दी जाए। तो दुनिया भर के देश US डॉलर पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं अभी 1 महीने पहले, प्लीज इसे देखिए। तो ह्यूगो चावेज का सपना था कि साउथ अमेरिका डॉलर से भी मुक्त हो जाए, और इसके लिए इन्होंने अपनी रीजनल देशों की एक अलायंस बनाई, एक संगठन बनाया जिसका नाम था बोलिवेरियन अलायंस। और इस बोलिवेरियन अलायंस में एक अलग करेंसी चलाने की इन्होंने बात करी। सो समथिंग लाइक द यूरोपियन यूनियन, जहां पर यूरो करेंसी को चलाया गया है, कुछ इसी प्रकार का इनका भी सपना था लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए, और ये काफी हद तक इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया और सफल भी कर दिया था। तो इस नई करेंसी का नाम रखा गया सुक्रे। तो अब सुक्रे जो है ये बोलिविया की राजधानी का नाम भी है, लेकिन उस बोलिविया की राजधानी के पीछे इसका नाम नहीं रखा गया था। एक्चुअली सुक्रे एक एक्रोनिम है, सिस्टेमा यूनिटेरियो डी कॉम्पेंसियोन रीजनल, यूनिफाइड सिस्टम फॉर रीजनल कॉम्पेंसेशन, एक एक्रोनिम है। तो सुक्रे नाम की ये करेंसी स्टार्ट करी और कई देशों ने इसे अपनाया, वेनेजुएला, निकारागुआ, क्यूबा, बोलिविया, इक्वाडोर। तो दक्षिण अमेरिका के कई बड़े बड़े देश इसे अपना चुके थे। 5-6 साल तक ये प्रोजेक्ट सफल भी रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2 प्रॉब्लम आ गई। पहला, ह्यूगो चावेज की कैंसर से डेथ हो जाती है, तो इस ग्रुप को लीड करने वाले एक इंपॉर्टेंट लीडर नहीं रहे। सेकंड, 2014 में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, और इस गिरावट से वेनेजुएला की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा। 15-16 साल से जो इनको बेनिफिट मिल रहा था, अचानक से वो कम हो गया, ड्राई डाउन हो गया ऑयल का रेवेन्यू, और साथ में यूएस ने इन पर सैंक्शंस लगा दिए। तो अब इन पर दोहरी मार पड़ती है, और इससे वेनेजुएला की इकोनॉमी कुछ साल के अंदर अंदर पूरी तरह से विफल हो गई। तो जो 2014-15 तक अच्छा कर रही थी इकोनॉमी, विद इन 3 years इट वेंट टू जीरो। हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और भी कई तरह के सिनेरियो। इकोनॉमिक सैंक्शंस यूएस के द्वारा जो लगाए गए थे वो बहुत अच्छे से काम करे, और नुकसान किसको हुआ? वेनेजुएला के आम लोगों को। 40 लाख से भी ज्यादा वेनेजुएला के लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में जाकर रहने लग गए। इसी बीच ह्यूगो चावेज के जो सक्सेसर थे, निकोलास माड्यूरो, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा राष्ट्रपति पद का, लेकिन यूएस ने इस चुनाव को सही मानने से मना कर दिया, और धीरे धीरे ये जो सुक्रे करेंसी इन्होंने चालू करी थी ये फेल हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। 2015 में बराक ओबामा की सरकार ने वेनेजुएला को अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी थ्रेट घोषित कर दिया कि ये यूएस का दुश्मन देश है, और अनयूजुअल थ्रेट है। इससे क्या थ्रेट है एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन एक अनयूजुअल सा थ्रेट है, और इनके जो सैंक्शंस है वो काफ़ी इफेक्टिव रहे थे, और इसके कारण आज भी वेनेजुएला प्रॉब्लम में है। वहाँ की इकोनॉमी अभी भी उबर नहीं पाई है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बनते हैं, तो उस समय दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। ट्रंप की सरकार ने तो ये भी कह दिया कि हम निकोलस माड्यूरो को ऑफिशियली वेनेजुएला का प्रेसिडेंट नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ही हिंसक सरकार चला रहे हैं, हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम तो ऑपोजिशन के लीडर को वेनेजुएला का लीडर मानेंगे। सो इन द आईज ऑफ यूएसए द ऑपोजिशन लीडर इज द ट्रू लीडर ऑफ वेनेजुएला। और रीजन क्या दिया था कि निकोलस माड्यूरो की सरकार हिंसा का सपोर्ट ले रही है, लेकिन यूएस ने पहले कई हिंसक सरकारों को सपोर्ट किया है साउथ अमेरिका में, लाइक ग्वाटेमाला, चिली। वहां पर तो जो डिक्टेटर्स थे वो सारे इनके द्वारा सपोर्टेड थे। तो वेनेजुएला की सरकार अचानक से इनकी नजर में इतनी हिंसक क्यों हो गई? कारण एक ही है, ऑयल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग सऊदी अरेबिया के बराबर ग्लोबल ऑयल रिजर्व इनके पास भी मौजूद है। तो यूएस को डेमोक्रेसी चाहिए या ऑयल? ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, किस लिए यूएस वेनेजुएला में डेमोक्रेसी चाहता है? डू दे एक्चुअली वांट डेमोक्रेसी और डू दे वांट ऑयल? तो इस तरह से पिछले 2 दशकों से वेनेजुएला यूएस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और अभी 3 सालों से तो बहुत ही रिलेशंस खराब हो चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई वेनेजुएला हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू द समिट ऑफ अमेरिकास। अगला देश है निकारागुआ।
निकारागुआ एक छोटा सा लैटिन अमेरिकी देश है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से एक लेफ्टिस्ट रेजीम पावर में है। डेनियल ऑर्टेगा चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि चुनाव ये भी लड़ते हैं, लेकिन यूएस कहता है कि सारे चुनाव इनके फर्जी हैं, बट ही लीड्स अ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। और ये ऑर्टेगा जो हैं, इन्हें भी बड़ा मजा आता है यूएस के दुश्मनों के साथ जाकर बातचीत करने में। तो ये लिबिया में जाकर गद्दाफी से मिल चुके हैं, फिर ये ईरान जाकर वहां की लीडरशिप से मिल जाते हैं। अब निकारागुआ यूएस के लिए कोई बहुत बड़ा मिलिट्री थ्रेट नहीं है, छोटा सा मिलिट्री थ्रेट भी नहीं है, लेकिन इसकी जोग्राफिक लोकेशन देखिए। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट किया जा सकता है। सो जस्ट लाइक पैनामा कैनाल, एक पैरेलल कैनाल उसके यहाँ पर बनाई जा सकती है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड पूरा चेंज हो जाएगा। अभी पैनामा देश यूएस के इन्फ्लुएंस में रहता है। ऑफिशियली पैनामा कैनाल का कंट्रोल यूएस के हाथ से जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक पैनामा की सरकार वही करती है जो यूएस सरकार चाहती है। तो इसीलिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन सभी कंट्रीज को अपने साथ जोड़कर कोशिश कर रहा है कि यहाँ एक नया कैनाल बना दिया जाए। हालांकि इसके लिए अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान्स नहीं है, बट बातचीत जरूर इनकी हो रखी है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में यह है कि चाइना इन देशों को आकर कहता है कि आपको यूएस पर डिपेंड होने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने दशकों से ये देश सोचते आ रहे थे कि यूएस, जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, तो अपने रीजनल एरिया में तो वो दादागिरी करेगा, लेकिन चाइना ने आकर इन देशों को ये भरोसा दिलाया कि आप बीआरआई में जुड़ जाओ, आपको पैसा हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हम बनवाएंगे, आपको यूएस की आवश्यकता क्या है। तो कई देश चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट में जुड़ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हद तक साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका रंग में रंग चुके हैं बीआरआई के। और इसका नुकसान किसे होगा या फिर इससे चिंतित कौन होगा? ऑफ कोर्स यूएसए। तो यूएसए की जो ये दुश्मनी है वेनेजुएला, निकारागुआ, क्यूबा के साथ, इसी कारण से उसने समिट ऑफ द अमेरिकाज में इन तीनों देशों को नहीं बुलाया। लेकिन ये अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अगर आप इन तीनों देशों को नहीं बुलाते तो हम भी यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। देखिए, निकारागुआ और वेनेजुएला को इंटरनेशनल स्तर पर ज़्यादा देश सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्यूबा के ज़्यादातर देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। क्यूबा ने अपनी डिप्लोमेसी पैरेलल में पिछले 70 सालों में चलाई है और नैम मूवमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो दुनिया के कई देश क्यूबा को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए क्यूबा की जो अच्छी स्टैंडिंग है उसका फ़ायदा क्यूबा को मिलेगा यहाँ पर, और वो डिप्लोमेटिकली दबाव बना रहा है कि इन सभी देशों को इन्वाइट किया जाए। यूएस के कुछ टिप्पणीकार तो ये भी कह रहे हैं कि ये ग्लोबल साउथ की कोशिश है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ इकट्ठा होने की या उसे चैलेंज करने की। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया जा सकता है एक समिट से। अब बोलिवियन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया मैं भी नहीं आऊँगा, यहाँ पर एंटीगुआ और बारब्यूडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी मना कर दिया, और इन्होंने तो ये भी धमकी दे दी कि अगर इन देशों को नहीं बुलाया तो कैरिकॉम के कोई भी देश शामिल नहीं होंगे। अब ये कैरिकॉम क्या है? कैरिबियन कम्युनिटी। तो ये जितने भी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन सभी का एक संगठन है जिसका नाम होता है कैरिकॉम। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बनाऊं, वेस्ट इंडीज़ क्या होता है, क्रिकेट साथ खेलते हैं लेकिन देश अलग है, ऐसा क्यों है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप बताइएगा कमेंट में। यूपीएससी में कभी पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल कैरिकॉम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पूरा लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के ज़्यादातर देश मना कर रहे हैं कि आप सभी को बुलाइए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर सरकारें लेफ्ट विंग की होती हैं, लेकिन अभी ब्राज़ील में एक राइट विंग प्रेसिडेंट हैं जाइर बोल्सोनारो, इन्होंने तक मना कर दिया कि मैं भी नहीं आऊँगा अगर आप इन देशों को नहीं बुलाते हैं। तो ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और ऐसा लग रहा है कि शायद जो बाइडेन अकेले समिट ऑफ द अमेरिकाज में बैठेंगे तो देखना होगा कि यूएस डिप्लोमेसी अगले 15 दिन में, 20 दिन में किस तरह से काम करती है और समिट ऑफ द अमेरिकाज को सफल बना पाती है या नहीं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर क्या रहेंगी? समिट ऑफ द अमेरिकाज क्या है, ओएएस क्या है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, यूएस के इस क्षेत्र में कैसे संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है। इन पॉइंट्स को अगर आप एक आंसर में लिख सकते हैं तो मेंस में अगर ये टॉपिक पूछा जाए या कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू कोर्स ऑनगोइंग है, इसकी क्लास रात को 9 बजे होगी, डू ज्वाइन इन, लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का 17 मई से स्टार्ट हो रहा है 3:30 PM, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको देश में नहीं मिलने वाला। देश के टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 आपको मेंटरिंग मिलती है, सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। इफ यू गो एंड बाय 1 ईयर सब्सक्रिप्शन दैट विल कॉस्ट यू 55,000 रुपीज, जिसमें ऑप्शनल जीएस, सीसैट सबकी कोचिंग मिल जाएगी।
आप कहीं भी और जाएंगे तो ये क्लासेस आपको कम से कम 2 लाख रुपए की कॉस्ट करेंगी, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर 55,000 यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस अलग से भी अवेल कर सकते हैं। हर हफ्ते नया बैच बनता है जिसमें आपका एक शेड्यूल के साथ तैयारी करवाई जाती है। सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। CSE एश्योर के तहत अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाएगी इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड। प्राइसेस जल्द ही बढ़ने वाली हैं, तो इससे पहले पहले सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। बिना बात के अपने एक्स्ट्रा पैसे मत लगाइए, चंद हज़ार रुपए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्राइस। सो गेट द सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस राइज। कोई भी डाउट है आपको तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अल्ट्रा कॉम्बैट 22 मई को आ रहा है, जिसमें अट्रैक्टिव प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में टॉप रैंकर्स को नोट्स और आर्टिकुलेट मैगजीन दी जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक प्लस टेस्ट मैं ले रहा हूँ सुबह 10 बजे 16 मई को, मंडे को ये टेस्ट होने वाला है। डू ज्वाइन इन दिस टेस्ट। ऑल द प्लस सब्सक्राइबर्स कैन ज्वाइन इन दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।